नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई-बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने, टीबी बोटो-मोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर उपर्युक्त में से किसी ने भी नहीं। पहले प्रश्न का आंसर करना आपसे पूछा जा रहा है कि वर्गहीन समाज की अवधारणा को प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया है? पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई-बहन आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी जा चुका है। तो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी है? पहले प्रश्न की बात करेंगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको समाजवाद का जनक भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो इनको समाजवाद का, कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, वैज्ञानिक समाजवाद अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कौन है, तो भी आप कार्ल मार्क्स कहेंगे, ठीक है। तो समाजवाद का जनक पूछा जाए या फिर आपसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक पूछा जाए, वैज्ञानिक समाजवाद का पिता पूछा जाए, तो भी आप कार्ल मार्क्स कहेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी आपको दो पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरी आपको याद रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये दो किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, और दास कैपिटल, ये दोनों किताबें किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और इन्होंने वर्ग विहीन समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? अब ये बहुत ही आसान सा है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार दोहराया जा चुका है, इसलिए बार बार इस प्रश्न को हम लोग अपने सेशन में शामिल भी करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, आर्द्रता किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, थर्मामीटर से या फिर हाइग्रोमीटर से? क्या हो जाएगा? तो आर्द्रता अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्द्रता आप कहोगे हाइग्रोमीटर से, ठीक है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन में हाइड्रोमीटर दे देता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में हाइड्रोमीटर दे देता है, और आप लोग हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोमीटर देगा तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? इससे द्रव का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? तो हाइड्रोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो द्रव द्रव का आपेक्षिक द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो कभी अगर आपको हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों ऑप्शन भी देते तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोमीटर नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ठीक है। आर्द्रता के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर आपको पता है, थर्मामीटर से बुखार मापने के लिए तापमान, ठीक है। आपका जो फीवर होता है, तो फीवर के समय, ठीक है, जब आपको बुखार होता है तो आपका टेम्परेचर, आपके शरीर का तापमान, ठीक है, जानने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनोमोमीटर की हम लोग बात करेंगे तो वायु की गति, ठीक है, क्या हो रही है? तो एनीमोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे वायु की गति, ठीक है। वायु की गति को मापने का काम एनीमोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर से बात करेंगे तो आप कहोगे वायु दाब, ठीक है। क्या होगा? तो बैरोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे वायु दाब मापने का काम किया जाता है। तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताएंगे। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, आपसे पूछ रहा है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय। आपको पता है, भारत में व्यापार करने के लिए अगर हम लोग यूरोपीय यात्रियों के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है? तो सबसे पहले आप कहोगे पुर्तगाली आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं। पुर्तगालियों के बाद कौन आ रहा है? तो आप कहोगे डच है। पुर्तगालियों के बाद डच है। डचों के बाद अंग्रेज है, ठीक है। डचों के बाद अंग्रेज है। अंग्रेज के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो डेन है। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे फ्रांसीसी है। तो ये आपको क्रम याद रखना है भारत में आने का, ठीक है। ये क्रम है भारत में आने का, ठीक है। सबसे पहले कौन आ रहा है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आ रहा है, फिर उसके बाद डच आ रहा है, उसके बाद अंग्रेज आ रहा है, उसके बाद डेन आ रहा है और उसके बाद फ्रांसीसी। ये तो हुआ आने का क्रम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ पर था? कोचीन है, गोवा है, कालीकट है, कन्नौर है? क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछ ले पहला
पहला भारत आने वाला, ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय, आपसे पूछ ले भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय पूछ ले, तो पहला यूरोपीय कौन था? आप कहोगे वास्को डी गामा था, जो कि पुर्तगाली था। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन है? तो आप कहोगे वास्को डी गामा है। ठीक है, 1498 में, 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंच रहा है। ठीक है, कहां पर? ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंच रहा है। और उस समय के जो कालीकट के स्थानीय राजा थे उनका नाम था जमोरिन, और जमोरिन ने, ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो पहला यूरोपीय है वो कौन था? तो वो एक पुर्तगाली था, उसका नाम है वास्को डी गामा। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंच रहा है, और उस समय कालीकट के जो स्थानीय राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक किसको मानते हैं? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली संस्था का जो है पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक किसको मानते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे जो पुर्तगालियों के पहले गवर्नर हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पहले गवर्नर हैं। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर हैं, और इनको भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक माना जाता है। और याद रखिएगा जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने शांत जल की नीति चलाई है। ठीक है, कौन सी? इन्होंने शांत जल की, इन्होंने शांत जल की नीति चलाई है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, याद रखेंगे। शांति जल की नीति चलाई है किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पुर्तगालियों के भारत में पहले गवर्नर है, और इनको भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछ ले, अगर आपसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, तो वास्तविक संस्थापक आप क्या कहेंगे? तो वास्तविक संस्थापक आप कहेंगे अल्बुकर्क है। ठीक है, कौन है? तो वास्तविक संस्थापक आपसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अल्बुकर्क है। और इसी अल्बुकर्क ने क्या किया था? इसी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीता था। ठीक है, क्या कर रहा है? तो गोवा को जीत रहा है। ठीक है, गोवा को जीतने का काम करेगा कौन? तो 1510 में अल्बुकर्क करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे, ठीक है, कोचीन में था। ठीक है, कोचीन में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। पहली फैक्ट्री जो स्थापित होगी वो 1503 में होगी। ठीक है, पुर्तगालियों ने, ठीक है, सबसे पहला जो अपना मुख्यालय बनाया था वो कहां पर? कोचीन में बनाया था, और यहीं पर फैक्ट्री की स्थापना होगी 1503 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, हर्षवर्धन है, भास्कर वर्धन है, बिंदुसार प्रथम है। तो कादम्बरी अगर हम लोग बात करेंगे, कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक कौन है? ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है? अगर हम लोग हर्षवर्धन की बात कर लें, अगर हम लोग हर्षवर्धन की बात कर लें, तो हर्षवर्धन को आपको याद रखना है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन की आपको 3 किताबें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? आप कहोगे नागानंद है, नागानंद है, रत्नावली है, रत्नावली है, और प्रियदर्शिका है। ठीक है, और प्रियदर्शिका। तो 3 किताबें आपको हर्षवर्धन की देखने को मिलेंगी। हर्षवर्धन का दूसरा नाम आपको शिलादित्य मिलता है। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक राजधानी क्या है? हर्षवर्धन की आपसे प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए, आप कहेंगे थानेश्वर, जो कि हरियाणा में थी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो आप कहोगे थानेश्वर है। और बाद में इनकी राजधानी क्या बन रही है? तो बाद में इनकी राजधानी कन्नौज बन रही है। ठीक है, बाद में इनकी राजधानी कन्नौज बन रही है। तो पहली राजधानी अगर लोग बात करेंगे तो थानेश्वर है, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की है थानेश्वर से, कहां पर? कन्नौज को बनाया। ठीक है, इन्हीं हर्षवर्धन के समय में अगर हम लोग बात करेंगे, इन्हीं के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आता है। ठीक है, तो हेनसांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेनसांग की बात करेंगे तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आ रहा है, चीनी यात्री हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आ रहा है, और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जा रहा है। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो सियुकी है। ठीक है, याद रखेंगे, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को एक पुस्तक में लिखा है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? सियुकी है। ठीक है,
इसलिए हर्षवर्धन के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके दरबारी जो कवि हैं वो हैं बाणभट्ट। और बाणभट्ट की आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी, एक आपको हर्षचरित देखने को मिलेगी, एक आपको हर्षचरित देखने को मिलेगी, और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरी आपको हो गया कादम्बरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाणभट्ट की आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी, हर्षचरित और कादम्बरी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो कैवल्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैवल्य किस धर्म से संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर करना है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाली स्ट्रेटेजी के जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है, तो वो है कैवल्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा जैन धर्म से। जैन धर्म से आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, जैन धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे पहले जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, या फिर आपसे क्या कर ले संस्थापक पूछ ले, तो आप कहोगे ऋषभ देव हैं। ठीक है, ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक हैं और पहले तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर की हम लोग बात करेंगे। 23वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, अगर हम लोग 23वें तीर्थंकर की बात करें, ठीक है, जैन धर्म की अगर हम लोग 23वें तीर्थंकर की अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, तो जैन धर्म के अगर हम लोग 23वें तीर्थंकर की अगर हम लोग बात कर लेंगे, 23वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के वो हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन है, वो है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर, जो 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, इनको 24वें तीर्थंकर को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, 24वें जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और ये कौन है, ये आपको हो गए महावीर स्वामी है। ठीक है, ये कौन है, आप कहोगे महावीर स्वामी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म में आपको संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव देखने को मिलेंगे। 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे पार्श्वनाथ देखने को मिलेंगे। 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो आप महावीर स्वामी कहोगे। जो 23वें तीर्थंकर है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 4 आर्य सत्य जोड़े हैं। ठीक है, क्या किया, इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। जो 23वें तीर्थंकर हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सत्य है, सत्य है, अहिंसा है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अस्तेय है, और अपरिग्रह है। ठीक है, और अपरिग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 आर्य सत्य जो है वो कौन कौन से हैं, तो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। और इसमें महावीर स्वामी ने एक और ऐड कर दिया, 5वां ऐड कर दिया, वो क्या है, तो वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या है, तो महावीर स्वामी की हम लोग बात करेंगे तो महावीर स्वामी ने इसमें एक और ऐड कर दिया, वो क्या है, वो ब्रह्मचर्य है। तो महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 4 आर्य सत्य थे, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था। महावीर स्वामी ने इसमें एक और ऐड कर दिया, 5वां ऐड कर दिया, कौन सा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म में आपको त्रिरत्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जैन धर्म में आपको त्रिरत्न देखने को मिलेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीनों आपको क्या हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीनों त्रिरत्न जो है वो आपको जैन धर्म में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद, या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अनेकांतवाद। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्यादवाद या फिर कहें अनेकांतवाद का संबंध किससे है, स्यादवाद या अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो आप कहोगे जैन धर्म से है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो आप कहोगे जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 6वें प्रश्न का आंसर करेंगे। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, टाइफाइड के नाम से, मलेरिया के नाम से, क्षयरोग के नाम से, प्लेग के नाम से, बताएंगे क्या देगा।
तो श्वेत प्लेग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा? तो श्वेत प्लेग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? तो टाइफाइड, आंत्र ज्वर कहोगे, मलेरिया कहोगे, क्षय रोग कहोगे, प्लेग कहोगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइफाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका किससे होता है? ये आपका बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्षय रोग की बात करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी आपका जीवाणु से हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग प्लेग की बात करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी आपका जीवाणु से हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक जो है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, क्षय रोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है, टीबी भी कहते हैं, इसी को तपेदिक भी कहते हैं। तो टीबी कहिए, तपेदिक कहिए या क्षय रोग कहिए, ठीक है, ये बैक्टीरिया से हो रहा है। और 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। ठीक है, टीबी दिवस, तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस मनाते हैं 24 मार्च को, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। तो जो क्षय रोग है, ठीक है, इसी को याद रखिएगा, श्वेत प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाओं को कहाँ आयोजित करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर ताम्रलिप्त में? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाओं को कहां पर आयोजित करता था? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त में। सातवें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो हर्षवर्धन जो है ना, ये अपने शासन काल के हर 5वें वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो ये महासभाओं का आयोजन करता था और 2 स्थानों पर करता था। ठीक है, 2 स्थान कौन-कौन से हैं? एक तो कन्नौज है, एक तो कन्नौज है जो कि इसकी राजधानी है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग में, जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है ये अपने शासन काल के हर 5वें वर्ष महासभाओं का आयोजन करता था और 2 जगहों पर महासभा करता था। एक तो कन्नौज में करता था जहां इसकी राजधानी थी, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रयागराज में करता था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं, निमेटोलॉजी कहते हैं, नीडोलॉजी कहते हैं। बताइएगा, तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न की बात करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है कि जो चींटियां होती हैं, तो चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहोगे फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन सा? तो आप कहोगे फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे बन जाता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहोगे फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी बन जाता है। आपसे पूछ रहा है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मर्मिकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा? रेशम पालन। तो जो रेशम के कीट होते हैं ये कौन से वृक्ष पर आपको देखने को मिलेंगे? ये सहतूत के वृक्ष पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सहतूत के वृक्ष पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सहतूत के वृक्ष पर आपको रेशम कीट देखने को मिलेंगे। और जो रेशम कीट होते हैं, ठीक है, तो रेशम जो कीट होते हैं, इन रेशम कीटों के लार्वा से, ठीक है, क्या होता है? इनके लार्वा से रेशम तैयार करने का काम किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो रेशम तैयार किया जाता है। तो सहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीटों को पाला जाता है और उनके लार्वा से रेशम को तैयार किया जाता है। रेशम पालन क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे सेरीकल्चर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एपीकल्चर अगर हम लोग बात करेंगे, एपीकल्चर किससे हो जाएगा? ये आपका मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। ठीक है, एपीकल्चर की बात करेंगे तो ये किससे? ये आपका मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। और पीसी कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। ठीक है, पीसी कल्चर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका मत्स्य पालन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शहरी कल्चर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणुीय द्रव्यमान का? बताएंगे। रदरफोर्ड की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा? ठीक है, बताइएगा क्या आ जाएगा? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था किसका? प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणुीय द्रव्यमान का। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, बताएंगे क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या
बी हो जाएगा परमाणु में नाभिक का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो परमाणु में नाभिक का। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो उनसे संबंधित खोज दिए गए हैं और आपको मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो उनसे संबंधित खोज के नाम दिए गए हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है। चार के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंथ्रेक्स जीवाणु, किण्वन, लैक्टोबैलिसस जीवाणु, पेनिसिलिन, चेचक। बताइएगा क्या आ जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो आप आंसर करोगे। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। तो पहले का चौथा और दूसरे का पांचवा कहां पर दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। ठीक है, पहले का चौथा और दूसरे का पांचवा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आपको दूसरा हो जाएगा। ठीक है, लुई पास्चर की बात करेंगे तो ये किण्वन हो जाएंगे, सी का दूसरा, और डी का पहला। रॉबर्ट कोच की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको हो गया एंथ्रेक्स जीवाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कोई एक भी पूछ लेता है या फिर इस तरीके से चार के चारों दे करके आपको मिलान करने को दे देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की है? एफ बैटिंग ने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, रॉबर्ट कोच ने की है, रोनाल्ड रॉस ने की। बताएंगे क्या जाएगा? तो भी फ्लेमिंग की बात तो भी हम लोगों ने की। ठीक है, फ्लेमिंग की बात और रॉबर्ट कोच की बात तो भी की। रोनाल्ड रॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ठीक है मलेरिया होता है। ठीक है, तो वो परजीवी जो है कीटों की खोज की है। किसने? परजीवियों की खोज की है रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। इंसुलिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की है? तो आप कहोगे बैटिंग ने। ठीक है, एफ बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। और ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है? इस इंसुलिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मधुमेह की स्थिति में, ठीक है, स्थिति में मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज या फिर कहे शर्करा, ग्लूकोज या फिर कहे शर्करा की स्थिति को नियंत्रित करने का काम करता है। ग्लूकोज की स्थिति को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मधुमेह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसुलिन की खोज किसने की है? तो आप कहोगे एफ बैटिंग ने की है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मधुमेह की स्थिति में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लूकोज की स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य किया है। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधों का उदाहरण है? बताइएगा। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें आपको मांसाहारी पौधों के नाम देखने को मिल रहे हैं, मांसाहारी पौधों के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न बनता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में एक प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, एनसीईआरटी बुक से एक प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ठीक है, कीट भक्षी जो पौधे हैं ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आप कहोगे मेघालय में। ठीक है, तो भारत में कीट भक्षी पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कहाँ पर? तो आप कहोगे मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कीट भक्षी पौधों का उदाहरण कौन है, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। संड्यू है, इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके अलावा घटपर्णी, ठीक है, घटपर्णी जिसके पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे मांसाहारी पौधे या फिर कहेंगे कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है। भारत में ही आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको चार कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय मुख्य बंदरगाह है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कोचीन, कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र में तीन मुख्य बंदरगाह हैं। मुंद्रा बंदरगाह भारत का एक निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ठीक है,
अच्छा, कोलकाता बंदरगाह की अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग कोलकाता बंदरगाह की बात कर लें, तो आपको याद रखना है कि जो कोलकाता बंदरगाह है, उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है? कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है कोचीन का जो बंदरगाह है, ये केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र में 3 मुख्य बंदरगाह है और मुंद्रा बंदरगाह जो है, ये भारत का निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह। कौन-सा सत्य हो जाएगा? तो कोलकाता अगर हम लोग बात करेंगे, तो कोलकाता जो है, ये भारत का एकमात्र नदीय मुख्य बंदरगाह है, ये बात बिल्कुल एकदम सही है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कोचीन की अगर हम लोग बात करेंगे, कोचीन का बंदरगाह जो है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, केरल में, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे, 3 मुख्य बंदरगाह हैं, ये गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र और म्हावा सोवा है, तो 3 मुख्य बंदरगाह नहीं है। मुंद्रा भारत का जो है निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका हो गया ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से खादी ग्रामोद्योग आयोग के कौन-कौन से कार्य है बताइएगा? तो आपने खामी जो है आपने खादी ग्रामोद्योग को देखा होगा, ठीक है? जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है, इसको आपने देखा होगा और आपसे इसका कार्य पूछ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना, लोगों में स्वावलंबन उत्पन्न करना और एक मजबूत ग्राम सामुदायिक भावना का निर्माण करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना बताइएगा। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य क्या है? तो क्या आप आंसर करोगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना, बिल्कुल सही बात है। और लोगों में स्वावलंबन उत्पन्न करना और एक मजबूत ग्राम सामुदायिक भावना का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 1, 2, 3 सारे के सारे ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन प्रेसिडेंशियल स्वरूप के सरकार की विशेषता है? ठीक है, विशेषता आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है वो विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में, अगर हम लोग अमेरिका में बात करेंगे, तो राष्ट्रपति जो होता है वो विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, वो वास्तविक संस्थापक होता है। अध्यक्षात्मक शासन में अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो सर्वे सर्वा होता है और उसके पास शक्तियां होती है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख है और उनके पास शक्तियां हैं। ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, जो राष्ट्रपति वो नाम मात्र की है, ठीक है, उनके पास शक्तियां नहीं है, शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, क्योंकि भारत में अध्यक्षात्मक शासन है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है। वहां पर आप देखोगे जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास है। ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संयुक्त परीक्षण अभ्यास गरुण शक्ति सेना अभ्यास भारतीय सेना और किसके बीच में होता है? गरुण शक्ति अभ्यास की बात हो रही है। गरुण शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? बांग्लादेश सेना, रॉयल भूटान सेना, नेपाली सेना, इंडोनेशियाई सेना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? बांग्लादेशी सेना के बीच में, रॉयल भूटान सेना के बीच में, नेपाली सेना के बीच में, इंडोनेशियाई सेना के बीच में। गरुड़ शक्ति अभ्यास, तो आप क्या कहोगे? चलिए 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन जल्दी से। और बाद में जितने लोग जुड़े हैं और शेयर वेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। आपकी तरह ही बाकी साथी जो है वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तब होगी ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इंडोनेशियाई सेना। ठीक है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे, तो गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इंडोनेशिया की हम लोग बात करें, तो इंडोनेशिया में आपको माउंट मेरापी, ठीक है, माउंट मेरापी, क्राकातोआ, क्राकातोआ, माउंट मेरापी, क्राकातोआ, सुमेरु, माउंट सुमेरु, ये सब आपको ज्वालामुखी कहां पर? ये सब ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, माउंट मेरापी, माउंट क्राकातोआ, माउंट सुमेरु, ये सब ज्वालामुखी आपको कहां पर? इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंडोनेशिया में आपको 2 बड़े द्वीप देखने को मिलेंगे।
कौन-कौन सा? एक आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा और एक आपको जावा देखने को मिलेगा। और इस सुमात्रा और जावा के बीच में अगर हम लोग बात करें कौन-सी जल संधि है, तो आप कहोगे सुंडा जल संधि। ठीक है, कौन-सी? तो सुंडा जल संधि जो है ये सुमात्रा को जावा से अलग करने का काम करती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सुंडा जल संधि के संदर्भ में पूछा जाता है। इंडोनेशिया में आपको 2 बड़े द्वीप देखने को मिलेंगे, सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि आपको देखने को मिलेगी। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न कौन-सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। रैयतवाड़ी प्रणाली जो है, इसको आपको याद रखना है कि जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये डायरेक्ट किसानों के साथ की गई थी। अगर हम लोग बात करेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ये किसानों से समझौता किया गया था। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ये सबसे अधिक क्षेत्र पर लागू थी, ठीक है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर ये व्यवस्था लागू थी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र लगभग कितने? तो लगभग अगर हम लोग बात करेंगे 51% क्षेत्र पर। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत में लगभग 51% क्षेत्र पर सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। किसानों इस व्यवस्था में किसानों से समझौता किया गया था और इसको लागू करने का श्रेय जो है, वो टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2 लोगों को याद रखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको लागू करने का श्रेय 2 लोगों को जाता है, टॉमस मुनरो और रीड को। देश में सबसे अधिक क्षेत्र पर 51% क्षेत्र पर ये व्यवस्था लागू थी, भू राजस्व व्यवस्था, और इसमें किसानों से समझौता किया गया था। तो यह टॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका उद्देश्य मध्यमवर्तियों को कम करना था, बिल्कुल सही बात है। सीधे डायरेक्ट किसानों से समझौता कर लिया गया, तो बिचौलियों को हटा दिया गया। ठीक है, जैसे जागीरदारी व्यवस्था में जागीरदार बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे, इसमें क्या किया, इसमें कंपनी ने सीधे अंग्रेजों से समझौता कर लिया, तो बिचौलियों को हटा दिया, मध्यमवर्तियों को कम कर दिया गया। इस प्रणाली से किसान जो है वो धीरे-धीरे कंगाल हो गए, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य ये था भारतीयों को लूटना, भारतीयों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, कह रहा है इसे मद्रास और बंगाल में लागू किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता है बंगाल प्रेसिडेंसी में अगर हम लोग बात करें, तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे, तो इसको मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, ना कि बंगाल में। चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1, 2, 3 सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 1, 2, 3 सही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का इनमें से कौन सी एक भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है? सिख रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है। बताइएगा, तो ये अलग-अलग रेजिमेंट है। ठीक है, भारतीय सेना की अलग-अलग रेजिमेंट है। आपको बताना है सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? सिख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आप कहोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप कहोगे मद्रास रेजिमेंट। ठीक है, ये सबसे पुरानी रेजिमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? आप कहोगे मद्रास रेजिमेंट है। मद्रास रेजिमेंट की बात अगर हम लोग बात करेंगे, तो आप कहोगे पंजाब रेजिमेंट है। पंजाब रेजिमेंट की बात अगर हम लोग बात करेंगे, फिर आप कहोगे सिख रेजिमेंट है, और सबसे लास्ट में जो आएगी वो आपकी कुमाऊं रेजिमेंट आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है? तो अगर हम शक्ति पृथक्करण की बात करेंगे, शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है, वो किसके बीच शक्तियों के विभाजन की बात करता है? केंद्र और राज्य के बीच, सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बीच, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच। तो शक्ति विभाजन जो है, ठीक है, शक्ति पार्थक्य का जो सिद्धांत है वो किसके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है? ठीक है, अगर हम लोग 7वीं अनुसूची की बात करें, संविधान की अगर हम लोग 7वीं अनुसूची की बात कर लेंगे, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। ठीक है, क्या किया गया? तो शक्तियों के विभाजन की बात जो है वो 7वीं अनुसूची में की गई है, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आ जाएगा? जो शक्तियों का विभाजन होगा वो केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।